नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पढ़ो अब पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेल, कि सेल क्या होता है, कि उसकी थियरी क्या होती है, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं उन ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। देन हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या कंपोजिशंस होती हैं, जिसके अंदर आएगा सेल ऑर्गेनल्स, फिर उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस और लास्ट में सेल डिवीज़न पढ़ेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद हम अपने वीडियो में लास्ट में देखेंगे कि यूपी पीसीएस और बाकी और पीसीएस आईएएस के एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सेल। तो सेल के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि कोई दीवार है तो वो दीवार किससे बनी होती है, ढेर सारे ईंटों से मिलकर। फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं कि एक दीवार का टुकड़ा है तो इसमें ढेर सारी ईंटें रहती हैं, तो ये जो एक एक ईंट है ना, इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिज्म को मान लें तो ये एक ईंट उस ऑर्गेनिज्म के सेल के बराबर होती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का। किसकी बॉडी, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का। इसीलिए हम इसको ये भी बोलते हैं कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बात समझ में आया। तो सेल का मतलब क्या है कि अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इसकी जो बॉडी है उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा जिससे मिलकर वो बॉडी परफॉर्म कर रही होगी अपने फंक्शंस को, या उसके स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बायोलॉजी वाला सेल है, ये केमिस्ट्री वाला नहीं है। केमिस्ट्री में सेल का अलग कॉन्सेप्ट होता है, बायोलॉजी में अलग होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि सेल जो ये टर्म है, ये नाम है सेल, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। तो इसका ओरिजिन हुआ एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम होता है सेला। ठीक है, तो सेला का मतलब लैटिन में क्या होता है, लैटिन भाषा में, कि लिटिल रूम या कंपार्टमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम ध्यान देते हैं कि जो सेल है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। तो ये बस आपको जानने के लिए बताया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बायोलॉजी के ब्रांचेज हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी क्या होता है। बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आप सभी को। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेल क्या होता है। तो अगर हम इसको सबसे ब्रीफ में डिस्क्राइब करें तो सेल का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी लाइफ की जो स्ट्रक्चर है सबसे छोटी वो, सबसे छोटी उसकी संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई, इन दोनों को मिलाकर हम सेल, या हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कोशिका बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम क्या बोलते हैं उसको, सेल या कोशिका। बात समझ में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे होती है या किस तरह से इसके स्टडी का इवोल्यूशन होता है। सेल के इवोल्यूशन की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे सेल की खोज कैसे हुई, उसको सबसे पहले किसने देखा, उसके अंदर न्यूक्लियस की खोज किसने की, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे एक ये सेल है, ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, तो 1665 में की थी। तो आपके वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस तक के एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, किसने की थी, किससे की थी। तो किससे की थी का जवाब क्या होगा कि जो कॉर्क की सेल्स होती हैं, कॉर्क की सेल्स को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। पहले जो होम्योपैथिक के दवाइयाँ आती थी ना, उसके बॉटल के ऊपर कैप लगे होते थे, अब तो वो रबर के होते हैं, उस टाइम पे वो कॉर्क के होते थे। तो उसके अंदर उन्होंने रॉबर्ट हुक ने उसकी स्लाइड बना के देखी तो उनको छोटे छोटे बॉक्सेस मिले, इस तरह के उनको कंपार्टमेंट्स मिले उसके अंदर छोटे छोटे। ठीक है, ये जैसे ये कंपार्टमेंट्स है ना, इस तरह के उनको कंपार्टमेंट्स मिले जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। तो हमसे पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो हम क्या जवाब देंगे, रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। कब की थी, 1665 में, 1665 में। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, तो 1674 आता है। 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब आते हैं और इन्होंने एडवांस माइक्रोस्कोप की मदद से पहला लिविंग सेल देखा पॉन्ड वाटर में। ठीक है,
तो अगर आप पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। बट लिविंग सेल पहली बार किसने देखा था, तो लीवेनहॉक ने देखा था। बात समझ में आ गया। रॉबर्ट हुक पहली बार लिविंग सेल की बात करें या फ्री लिविंग सेल को किसने देखा था, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। कब देखा था, तो 1664 में। बात ध्यान तक समझ में आई आपको, ठीक है। माफ कीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये सेल की डिस्कवरी हो गई। अब उसके बाद ये अगर एक सेल है तो सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनेल होता है या सेल का सेंटर पार्ट होता है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं केंद्रक। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है, तो न्यूक्लियस किसी भी सेल का वो पार्ट होता है जिसके अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल रहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है, डीएनए या आरएनए, ठीक है, या दोनों। तो जेनेटिक मटेरियल वो चीज़ें होती हैं किसी भी कोशिका की या सेल की जो इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेके जाते हैं। These are those materials which carries information from one generation to the next generation। अगर कोई इंसान या कोई भी स्पीशीज अपने पेरेंट्स के जैसा दिखता है तो वो इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से दिखता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए या आरएनए होते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। डीएनए आरएनए क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आगे क्लासेस में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सवाल उठता है कि इस न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो न्यूक्लियस की खोज की बात आती है तो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 में। तो हमसे पूछा जाए सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और वही पूछा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ना बोल के हम क्या बोलेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब किया था, 1831। तो देख रहे हो आप कितने पहले यहाँ पे सेल के बारे में स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। बात यहीं पे नहीं रुकती है। इसके बाद एक महानुभाव आते हैं जिनका नाम था पुरकिंजे, या कुछ लोग इनको परकिंजे बोलते हैं। तो पुरकिंजे साहब थे, इन्होंने डिस्कवरी की किसकी, प्रोटोप्लाज्म की। किसकी डिस्कवरी की, प्रोटोप्लाज्म की। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है इसको हम बस समझते हैं। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ अपनी, फिर आप थोड़े ध्यान समझिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, इवन हम लोग को भी पहले होता था जब हम लोग बीएससी में पढ़ते थे। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या समझेंगे, मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, और ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक। ये क्या है, सेल है। तो सेल सबसे आउटर मेम्ब्रेन अभी के लिए मान ले रहे हैं सेल वॉल है, ठीक है। और ये अंदर की तरफ क्या है, ये है न्यूक्लियस। बात समझ में आई। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर भी, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इस न्यूक्लियर के अंदर भी कुछ लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस न्यूक्लियस के बाउंड्री के और इस सेल वॉल के बीच में भी कुछ लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड सेल वॉल और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बीच में है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या जैव द्रव्य। बात समझ में। उसके बाद जो मटेरियल यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, जो सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो लिक्विड या फ्लूइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मगर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये दोनों अपने आप में किसके पार्ट हैं, ये पार्ट तो सेल के ही हैं। तो सेल के अंदर की सारी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी यहाँ पे कि सेल के अंदर की सारी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेल क्या होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उसके अंदर सेल वॉल कहाँ पे होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है और प्रोटोप्लाज्म कहाँ पर होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, जब इंसानों ने सेल की डिस्कवरी कर ली बायोलॉजी में, तो उनके मन में सवाल उठा कि ये सेल आया कहाँ से। तो इस सेल की आया कहाँ से या ऑर्गेनिज्म कैसे बने होते हैं, इसको लेकर एक दो साइंटिस्ट थे बेसिकली, आगे जाके तीन हुए। तो वो दो साइंटिस्ट ने सेल थियरी दी। तो कौन कौन से दो साइंटिस्ट थे? स्लीडन थे और स्वान थे। इसमें से एक ने प्लांट्स पर स्टडी की थी, मतलब बॉटनिस्ट थे, और दूसरे ने एनिमल्स पे स्टडी की थी, मतलब वो जूलॉजिस्ट थे। इस थियरी को बाद में विर्चॉ ने एक्सटेंड किया था। ये थियरी क्या कहती है कि मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये छोटे 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 सेल्स से मिलकर बना है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये बात समझ में आ रही है कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं, ठीक है। और जो भी नए सेल्स हैं, जितने भी नए सेल्स हैं, नए सेल्स को क्या बोलते हैं हम? डॉटर सेल्स बोलते हैं। वो किससे आते हैं? वो आते हैं मदर सेल से या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो सेल थ्योरी इतना सा कहता है कि ये ऑर्गेनिज्म है, तो इससे अगर हम कोई नया सेल बनेगा, छोटे छोटे ढेर सारे सेल्स अगर बनेंगे, तो वो किससे आए होंगे? इसी पुराने वाले से आए होंगे। तो जो नए वाले सेल्स हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डॉटर सेल्स। क्या बोल सकते हैं? डॉटर सेल्स। और जो ये पुरानी वाली सेल है जिससे मिलके ये सब बने हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मदर सेल्स। अब मदर और डॉटर क्यों बोलते हैं, फादर और सन क्यों नहीं बोलते? तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो मदर होती हैं या फीमेल्स होती हैं, उनके पास ही कैपेसिटी होती है कि वो अगली जनरेशन को ला सकती हैं, इसीलिए हम यहाँ पे नाम क्या रखते हैं? मदर और डॉटर सेल्स। बात इतनी सी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लीडन और स्वान ने। आगे चल के डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 1940 में। तो अभी तक तो हम सिर्फ ये देख रहे थे कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या दिख रहा है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद जब हम सेल को और ज़्यादा जूम करके देख सकते थे, तो हमें पता चला कि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। बात समझ में आ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर होते होंगे वो, या तो मल्टीसेलुलर, है ना। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है, हम ये समझते हैं यहाँ पे। देखिए, यूनि जो वर्ड है ना, यूनिसेलुलर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड का क्या नाम है? यूनि, ठीक है, और उसका दूसरा पार्ट क्या है? सेलुलर। तो यूनि इतने वर्ड का मतलब होता है वन या सिंगल, वन या सिंगल। बात समझ में आ रही? यूनिसेलुलर में दो वर्ड है, उसका मतलब क्या है? पहले को हम बोलते हैं वन, ये पहला पार्ट है यूनि और सेलुलर। तो यूनि का मतलब क्या है? वन या सिंगल, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो किसी एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आ रहा है? इसके अपोजिट में जो दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी मीन्स क्या होता है? मेनी। क्या होता है? मेनी। और सेलुलर मीन्स क्या होता है? सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात है समझ में आई? तो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल में बात करें तो अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये मेन है जिनके बारे में हमको जानना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे आप फोटोज़ देख सकते हैं, इन सबके पिक्चर्स। यहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है, और ये यूग्लिना है। अमीबा में आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर इसका शेप फिक्स नहीं है, और प्लस इसमें एक और नई चीज़ पाई जाती है, ख़ास तौर से अमीबा में ही मिलती है वो, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। मतलब ये अपने पैर को, अपने बॉडी को इस तरह से अरेंज करता है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ सकता है। तो सूडोपोडिया में दो वर्ड्स हैं फिर, एक होता है सूडो, जिसका मतलब होता है फॉल्स, मतलब ये सच में नहीं है, और दूसरा होता है पोडिया, जिसका मतलब क्या होता है? फीट। तो सूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट। तो ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया। इसका मतलब फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब असल में पैर नहीं है बट पैर जैसा काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सेल जो भी होता है, सेल के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। हम ये एक सेल है, अभी के लिए हम मान ले रहे हैं कि ये प्लांट सेल है। कैसा सेल है? प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली जो लेयर है हम उसे क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। ठीक है, फिर हम इसके अंदर वाली लेयर को देखेंगे। इसके एकदम सटी हुई अंदर की तरफ एक और परत होती है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद अंदर की तरफ होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किससे बना होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है इस पर। बात समझ में आ गया? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो ये आउटर लेयर होता है। आउटर लेयर ऑफ द सेल यहाँ लिखा है, तो ऑफ द सेल में यहाँ पे किससे मतलब था हमारा? एनिमल सेल से, क्योंकि हम ध्यान देंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है मगर एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसका काम होता है कि कंट्रोल करता है कि कितना वाटर एंटर या लीव करेगा सेल्स को। बात समझ में आ रहा है? इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो अगर आपसे किसी भी एग्जाम में ये पूछे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है या वो किससे मिलकर बना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। मतलब वहाँ पे फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोरस भी होता है और लिपिड भी होती है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक दीवार है तो इसके आर पार सभी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, सिर्फ कुछ चीज़ें जाएंगी। क्या जाएंगी, कैसे जाएंगी, हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आज के लिए यहीं तक रोकते हैं, फिर आगे देखते हैं।